अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बेगम साहिबा 10-15 मिनट में यहीं तशरीफ़ ला रही हैं, शौकत ने कहा। ओके। शोबज़ ने कहा तो शौकत खाली ट्रे उठाए वापस चला गया और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद एक उधेड़ उम्र औरत जिसने मकामी लिबास पहना हुआ था आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो शोबज़ और क्रिसिया दोनों उठ खड़े हुए। हमने आपको तकलीफ़ दी है, हम शर्मिंदा हैं, शोबज़ ने कहा। ओ नहीं, मेहमान तो वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए अगर कोई मिलने आए तो मुझे बेहद खुशी होती है। मेरा नाम क्लार्क है और ये मेरी बीवी लारा। हम दोनों यूरोप की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हम सयाहत के लिए यहाँ आने लगे तो हमें वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने कॉल करके कहा कि हुकूमत ने पाकेशिया के साइंसदान डॉक्टर अहमद से एक साइंसी फार्मूले का सौदा किया था। ये फार्मूला किसी दिफाई हथियार का नहीं बल्कि ऐसी रेस का है जो समंदर के साहिलों पर पाई जाने वाली इंतहाई मजबूत चट्टानों को ख़त्म करने का है। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो किसी भी रेस से टूट नहीं सकती और इनकी वजह से साहिल बेकार हो जाते हैं। वहाँ बंदरगाहें नहीं बनाई जा सकती। डॉक्टर अहमद ने हुकूमत से इस रेस के फार्मूले का सौदा 50 लाख डॉलर में किया था और इन्हें आधी रकम एडवांस अदा कर दी गई थी और बाकी आधी रकम फार्मूला लेकर दी जानी थी। लेकिन फिर हुकूमत को इत्तला मिली कि हमारे किसी हमसाया मुल्क ने जबरन डॉक्टर अहमद से फार्मूला हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब भी ना हो सके और डॉक्टर अहमद भी हलाक हो गए। इनके दोनों असिस्टेंट भी और इनकी लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी गई। लेकिन डॉक्टर अहमद ने असल फार्मूला ना लेबॉर्ट्री में रखा हुआ था और ना ही किसी लॉकर में। इन्होंने ये फार्मूला आपके भाई डॉक्टर तहसीन की तहवील में दिया हुआ है, शोबज़ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। शुरू में तो रुकैया बानो के चेहरे पर हैरत के साथ साथ बोरियत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन जब डॉक्टर तहसीन का नाम लिया तो वो ना सिर्फ चौंक पड़ी बल्कि इनके चेहरे पर कदरे जोश के तासुरात भी उभर आए। आपको भाई डॉक्टर तहसीन का कैसे पता चला? डॉक्टर अहमद की बेटी कलसूम अहमद, जो डॉक्टर अहमद की हलाकत के बाद कारमेन अपनी खाला के पास चली गई हैं, इसने फ़ोन पर यहाँ एक हुकूमत के साइंसदान को बताया है कि डॉक्टर अहमद की पर्सनल डायरी में एक सफ़े पर फार्मूला और नीचे ब्रैकेट में डॉक्टर तहसीन लिखा हुआ है। चुनांचे अगर ये फार्मूला वाकई डॉक्टर तहसीन साहब के पास है तो हम बाकी आधी रकम जो कि 25 लाख डॉलर बनती है इन्हें देकर फार्मूला ले सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब फार्मूला ना देना चाहें तो हमारा कोई जबर नहीं है, अलबत्ता फिर डॉक्टर अहमद की बेटी कलसूम अहमद को अपने वालिद के वसूल करदा 25 लाख डॉलर वापस करने होंगे। शोबज़ ने बड़े फनकाराना अंदाज में बात करते हुए कहा। इसका फ़ैसला तो भाई साहब ही कर सकते हैं। वैसे क्या ये बेहतर नहीं होगा कि दरमियान में कोई हुकूमती आला ओहदेदार भी मौजूद हो? रुकैया बानो ने कहा। हाँ बेशक हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी रकम हुकूमत ले जाएगी, डॉक्टर अहमद वाली भी और डॉक्टर तहसीन वाली भी। हमने तो बहरहाल रकम देनी है, डॉक्टर साहिबान लें या हुकूमत ले। क्या आपके पास 25 लाख डॉलर की खती रकम मौजूद है या अपने मुल्क से मंगवाएंगे? मेरे पास हुकूमत की तरफ से दिया गया गारंटेड चेक है, इस पर सिर्फ रकम लिखनी है, दस्तखत करने हैं और बस। गारंटेड चेक हर सूरत में कैश होता है। आपको 4-5 रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा, भाई साहब अगले हफ्ते छुट्टी पर आएंगे, फिर बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो हैं, वहाँ पर फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। रुकैया बानो ने कहा। हमारे पास वक्त नहीं है, आप इन्हें इमरजेंसी कॉल तो भिजवा सकती हैं कि आप शदीद बीमार हैं। हमें यकीन है कि ये कॉल मिलते ही वो खुद आपको वहाँ से फ़ोन करेंगे। यहाँ से वहाँ फ़ोन करना मना होगा, लेकिन वहाँ से यहाँ तो फ़ोन हो सकता होगा और होता रहता होगा। आप सिर्फ इतना कंफर्म कर दें कि इनके पास डॉक्टर अहमद का फार्मूला है या नहीं, और अगर है तो क्या वो इसे देकर 25 लाख डॉलर लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वो तैयार हों तो हम ये चेक अभी आपको दे सकते हैं और फार्मूला जब वो आएंगे तो इनसे ले लेंगे। हमें आप पर और डॉक्टर साहब पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है। आपकी हुकूमत ने दुरुस्त इंतखाब किया है, आप वाकई मामलात को दुरुस्त अंदाज में डील करने के माहिर हैं। रुकैया बानो ने मुस्कुराते हुए कहा तो शोबज़ ने इनका शुक्रिया अदा किया। क्या आप वो चेक मुझे दिखा सकते हैं? रुकैया बानो ने कहा तो शोबज़ ने कोट की अंदरूनी जेब से एक चेक बुक निकालकर इसके सामने रख दी। इसमें काफ़ी तादाद में चेक मौजूद थे। रुकैया बानो काफ़ी देर तक इसे चेक करती रही और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए।
میرا کردار ایسا ہے کہ میرے بغیر آپ کو فارمولہ نہیں مل سکتا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ آپ اپنے بھائی سے لے سکتی ہیں۔ ان کی طبیعت و فطرت ایسی ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں دیں گے، آپ براہ راست مجھے کیا دیں گے؟ رقیہ بانو نے باقاعدہ سودے بازی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس فکرے سے سوبرز اور کرسیا دونوں کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تحسین بے حد لالچی آدمی ہے اور $25 لاکھ کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس واقعی فارمولہ ہوا تو وہ انہیں مل جائے گا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ آپ مجھے $10 لاکھ علیحدہ سے دیں تو فارمولہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن پہلے آپ یہ تو کنفرم کر لیں کہ کیا واقعی فارمولہ ڈاکٹر تحسین کے پاس ہے یا نہیں۔ میں کنفرم ہوں، آپ بے فکر رہیں، مجھے بھائی صاحب نے خود بتایا تھا، رقیہ بانو نے کہا۔ اوہ، پھر ہم تیار ہیں، سوبرز نے کہا تو رقیہ بانو کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیں ایک چیک $25 لاکھ کا اور ایک چیک $10 لاکھ کا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے کنفرم تو کر لیں۔ آپ چھوڑیں، فارمولہ میرے پاس ہے۔ جب ڈاکٹر احمد ہلاک ہو گئے تو بھائی صاحب اپنی لیبارٹری سے فارمولہ واپس لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر احمد کی امانت ان کی بیٹی کو دے دیں گے، لیکن ان کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس کار میں چلی گئی، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ جب وہ واپس آئے گی تو پھر فارمولہ اسے واپس دے دیا جائے گا۔ تب سے اب تک وہ فارمولہ میری تحویل میں ہے، رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز اور کرسیا دونوں حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں شاید اپنی کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس صورت میں آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں کہ پھر ہمیں یہ فارمولہ پہلے چیک کرنا ہوگا۔ آپ کے ہاں لازماً مائکرو فلم پلیئر تو ہوگا؟ ہاں، بھائی صاحب کے کمرے میں موجود ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار چیک کریں، لیکن آپ پہلے چیک مجھے دیں تاکہ میں مطمئن ہوں، رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چیک بک جیب سے نکالی اور اس میں سے ایک چیک پر $25 لاکھ لکھ کر اس نے نیچے دستخط کیے اور پھر چیک کو علیحدہ کر کے اس نے رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا۔ پھر اس نے دوسرے چیک پر $10 لاکھ لکھے اور اس پر دستخط کر کے اس نے یہ چیک بھی علیحدہ کر کے بیگم رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا۔ آپ بے شک بینک سے تسلی کر لیں، سوبرز نے چیک بک واپس اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گارنٹیڈ چیک کے بارے میں علم ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں، میں یہ دونوں چیک رکھ کر آ رہی ہوں، رقیہ بانو نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ مصنوعی لگ رہا ہے سوبرز۔ دیکھو، بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر بھی کام ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت ویسے تو عام سے گھریلو عورت ہے، اگر اس نے پولیس کو کال کر لیا تو کیا ہوا؟ ہم نے اسے گولی تو نہیں مار دی، الٹا ہمارے چیک اس کے پاس ہیں جو اسے واپس کرنے ہوں گے، اور مجھے یہ پورا خاندان ہی لالچی دکھائی دے رہا ہے، اس لیے امید ہے کہ ہمارا کام خاموشی سے ہو جائے گا، سوبرز نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد رقیہ بانو واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آئیں، ڈاکٹر تحسین بھائی کے کمرے میں چلیں، فارمولہ بھی وہاں موجود ہے اور مائکرو ٹیپ پلیئر بھی، آپ چیک کر لیں، رقیہ بانو نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ اس کمرے میں 4 الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں اور یہ ساری کتابیں ایٹمک سائنس کے موضوع پر تھیں۔ رقیہ بانو نے دیوار میں نصب ایک تصویر ہٹائی تو تصویر کے پیچھے دیوار میں نصب ایک سیف موجود تھا۔ رقیہ بانو نے اس کا ہینڈل مخصوص انداز میں 4 بار اوپر اور نیچے کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیف کھل گیا۔ اندر فائلیں موجود تھیں، ایک کونے میں ایک مائکرو فلم موجود تھی۔ رقیہ بانو نے وہ فلم اٹھائی اور سوبرز کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیں اور چیک کر لیں، رقیہ بانو نے کہا تو سوبرز نے وہ فلم لی اور ایک طرف موجود مائکرو پلیئر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے آن کیا اور پھر اس کی مخصوص خانے میں فلم ڈال کر اس نے اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں بڑے غور سے ان الفاظ کو دیکھ رہے تھے اور پھر جب تفصیلی سائنسی معلومات شروع ہو گئیں تو انہوں نے مائکرو فلم پلیئر آف کیا اور پھر اس کے مخصوص خانے سے فلم نکال لی۔ ان کے چہرے کھل اٹھے تھے کیونکہ فارمولہ وہی اینٹی وینائن ریز کا تھا۔ فارمولے کے آغاز میں باقاعدہ اس کا اندراج موجود تھا۔ آپ کی تسلی ہو گئی؟ ہاں، یہ اصل ہے، آپ کا شکریہ، آئیں، سوبرز نے مسکراتے ہوئے کہا تو رقیہ بانو نے سیف کو مخصوص انداز میں بند کیا، تصویر واپس اس کی مخصوص جگہ پر ایڈجسٹ کی اور پھر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ کا کمرہ کون سا ہے بیگم صاحبہ؟ آپ نے بڑے بہترین انداز میں کمرے سجائے ہوئے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ، ابھی تو یہ کچھ نہیں، اب آپ کی طرف سے دی ہوئی رقم سے اب میں اسے بڑے اچھے انداز میں سجاؤں گی، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔
रुकैया बानो ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर वो दोनों को अपने कमरे में ले गई। ये कमरा भी अच्छे खासे अंदाज में सजा हुआ था, जैसा पहला कमरा था। क्या इस तस्वीर के पीछे भी सेफ है, डॉक्टर साहब के कमरे की तरह? हाँ हाँ। क्या ये भी इसी तरह खुलता है जिस तरह आपने खोला था? हाँ, दोनों का एक ही अंदाज है। आए, आपको मैं बाहर तक छोड़ आऊँ, रुकैया बानो ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसी लम्हे शोबज ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और रुकैया बानो अभी दरवाजे तक ना पहुंची थी कि कमरा रेट रेट की आवाज़ों और रुकैया बानो के मुंह से निकलने वाली चीख और फिर इसके मुंह के बल नीचे गिरने के धमाकों से गूंज उठा। तुम वो चेक निकालो, मैं इस दरबान शौकत का खात्मा कर दूं, तमाम निशानात मिटा देना, शोबज ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे में पड़ी तड़पती हुई रुकैया बानो को फैलांग कर वो कमरे से बाहर आया और फिर जैसे ही वो एक राहदारी में मुड़ा, इसे सामने से शौकत आता दिखाई दिया। जनाब, फायरिंग की आवाज़ें कैसी थीं? शौकत ने बड़े हैरत भरे लहजे में शोबज से पूछा। तुम्हें सुनाई दी हैं आवाज़ें? शोबज ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मैं किचन में था कि आवाज़ें सुनाई दी, शौकत ने कहा, लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, शोबज ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और दूसरे लम्हे राहदारी रेट रेट की आवाज़ों से गूंज उठी। ऐसी आवाज़ें सुनी थी ना? शोबज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जाहिर है शौकत गोलियां खाकर उलटकर नीचे गिरा था। जवाब देने के बजाय चंदा में तड़पने के बाद साकत हो गया। इसके साथ ही शोबज तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। बाहर गैराज में विक्की कार के साथ खड़ा था। वो शोबज को देखकर चौंक कर आगे बढ़ा। हम आ रहे हैं, तैयार है ना? क्या हुआ, मिल गए चेक? शोबज ने चौंक कर कहा। हाँ, क्रिश्चियन ने जवाब दिया तो शोबज ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर वो दोनों इकट्ठे ही बाहर आ गए। कार बाहर रोकर तुमने फाटक बंद करना है, समझ गए हो? अब इस घर में कोई आदमी जिंदा नहीं रहा, शोबर्ज ने कहा। ओह अच्छा, विक्की ने चौंक कर कहा और फिर इसने कार गेट से बाहर रोककर नीचे उतरकर बड़ा फाटक बंद किया और फिर छोटे फाटक को बाहर से बंद करके वो वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एयरपोर्ट चलो, शोबर्ज ने कहा तो विक्की चौंक पड़ा। एयरपोर्ट? हाँ, मालूमात हासिल करनी है, शोबर्ज ने जवाब दिया तो विक्की ने इस बात में सर हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए और थोड़ी देर बाद इन्हें 1 घंटे बाद काफिस्तान जाने वाली फ़्लाइट में सीटें मिल गईं। मुतबादिल कागजात इनकी जेबों में पहले ही मौजूद थे, इसलिए इन्होंने सीटें बुक कराईं और फिर वो वापस पार्किंग में आ गए। चलो कोठी वापस चलो, शोबज ने कार में बैठते हुए कहा तो विक्की ने इस बात में सर हिलाया और फिर कोठी पहुंचकर वो दोनों कार से नीचे उतरे और अंदरूनी तरफ पहुंच गए। जल्दी से सामान समेटो और सुनो, कोई निशान, कोई कार्ड और कोई शनाख्त यहाँ से नहीं रहनी चाहिए, शोबज ने क्रिसिया से मुखातिब होकर कहा। इस विक्की का क्या करना है? क्रिसिया ने पूछा। इसका खात्मा करना होगा, इसीलिए तो वापस आया हूँ, ताकि ये किसी को ना बता सके कि हम डॉक्टर तहसीन की बहन से जाकर मिले हैं, शोबज ने कहा तो क्रिसिया ने इस बात में सर हिला दिया।